इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बहुप्रतीक्षित बीपीएससी टीआरई 4.0 यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा का एकदम 360 डिग्री डिकोड करने वाले हैं। और देखिए, ये सिर्फ कोई आम एग्जाम स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि हम उस पूरे सिस्टम, बैकग्राउंड और असली आर्थिक सच्चाई को भी समझने वाले हैं जो इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को असल में चला रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो एक नज़र आज के हमारे रोड मैप पर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे टीआरई 4.0 के एक क्विक ओवरव्यू से। उसके बाद हम एग्जाम पैटर्न, इसमें छिपे ट्रैप्स, बदलते सिलेबस, प्री और मेंस के नए सिस्टम पर बात करेंगे। और फिर अंत में अपार कार्ड से जुड़े कुछ चौंकाने वाले खुलासे और बजट की उस ज़मीनी हकीकत पर भी चर्चा करेंगे जिसे जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए सीधे अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, टीआरई 4.0 का एक स्पष्ट ओवरव्यू। 46,000। जी हाँ, आधिकारिक चर्चाओं के हिसाब से इस बार 46,000 से भी ज़्यादा रिक्तियों की बात हो रही है। और अगर हम परीक्षा की तारीखों की बात करें तो ये 22 से 27 सितंबर 2026 के बीच निर्धारित होने की उम्मीद है। अब इसका सीधा सा मतलब है कि तैयारी के लिए हमारे पास एक बहुत ही स्पष्ट और लिमिटेड टाइमलाइन है। तो भाई, कमर कस लेने का समय आ गया है। अब सबसे अहम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी यानी योग्यता की। खासकर पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए नियम काफ़ी सख्त हैं। आपके पास कंप्यूटर साइंस में बीई, बीटेक, एमसीए या एमएससी होना ही चाहिए। और अगर बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीसीए है तो पोस्ट ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा कैच क्या है? बीएड की डिग्री। ये बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है, मतलब इसके बिना काम नहीं चलेगा। साथ ही STET पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए। ध्यान रहे, अपीयरिंग कैंडिडेट्स के लिए यहाँ कोई स्कोप नहीं है, आपके हाथ में सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की ओर, एग्जाम पैटर्न और उसमें छुपे हुए कुछ खतरे यानी हिडन ट्रैप्स। अगर हम 150 मिनट की इस परीक्षा को देखें तो ये 3 हिस्सों में बंटी हुई है। पहला भाग भाषा का है जो 30 नंबर का है, दूसरा सामान्य अध्ययन या जनरल स्टडीज का 40 नंबर का, और तीसरा मुख्य भाग कंप्यूटर साइंस का है जो 80 नंबर का है। सबसे अच्छी खबर, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एकदम सही सुना आपने। लेकिन असली मेरिट लिस्ट जो बनेगी ना, वो सिर्फ भाग 2 और भाग 3 के 120 अंकों के आधार पर ही तय होगी। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है जिसे समझना बेहद जरूरी है। भाग 1 यानी भाषा का पेपर केवल क्वालिफाइंग है और इसमें पास होने के लिए आपको सिर्फ 30% नंबर चाहिए, मतलब पूरे 30 में से केवल 9 या 10 नंबर। यही वो हिडन ट्रैप है जिसमें बहुत से लोग फंस जाते हैं। अक्सर कैंडिडेट्स इस पेपर में 30 में से 30 लाने के चक्कर में अपना कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। समझदारी इसी में है कि इसे बस क्वालिफाई करें और अपनी पूरी ताकत उन 120 अंकों पर लगाएं जो असल में आपकी मेरिट तय करने वाले हैं। चलिए अब तीसरे हिस्से पर नजर डालते हैं, आधुनिक सिलेबस में हुए बड़े बदलाव। देखिए, अब सिर्फ C++ या जावा को रट लेने से काम नहीं चलने वाला। सिलेबस में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है। अब फोकस पूरी तरह से मॉडर्न और एनालिटिकल स्किल्स पर है। आपको पाइथन प्रोग्रामिंग, पैंडास के जरिए डेटा हैंडलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और साइबर क्राइम जैसी चीज़ों पर पकड़ बनानी होगी। इस बदलाव का साफ मतलब है कि अब रट्टाफिकेशन नहीं, बल्कि आपकी समझ परखी जाएगी। 11वीं-12वीं की NCERT और ग्रेजुएशन लेवल की किताबों को गहराई से पढ़ना अब सच में अनिवार्य हो गया है। अब आते हैं चौथे भाग पर, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव है, प्री और मेंस प्रणाली। अभी तक क्या होता था कि ये एक सिंगल OMR आधारित परीक्षा होती थी, लेकिन हाल ही में कुछ अन्य परीक्षाओं में जो कथित गड़बड़ियां सामने आई हैं, उसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए एक 2-स्तरीय प्रणाली का प्रस्ताव रखा है। यानी अब प्रारंभिक और मुख्य यानी प्री और मेंस परीक्षा हो सकती है। इसका सीधा सा असर ये होगा कि आधिकारिक विज्ञापनों और नोटिफिकेशंस के जारी होने में हमें कुछ देरी देखने को मिल सकती है। अब हम इस पूरे सिस्टम की जड़ों की तरफ चलते हैं, हमारे 5वें हिस्से में, घोष स्टूडेंट्स और अपार कार्ड का सच। अपार कार्ड को आप असल में छात्रों के लिए एक एकेडमिक आधार मान सकते हैं। इसे देश भर में स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट को विशिष्ट रूप से ट्रैक करने के लिए लाया गया है। इसका सबसे बड़ा मकसद ही यही है कि कोई भी छात्र एक ही समय पर कई सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में एक साथ एडमिशन लेकर सिस्टम का गलत फायदा न उठा सके। और ये डेटा सफाई अभियान कितना असरदार रहा, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। 2020-21 में बिहार में टोटल एनरोल्ड छात्रों की संख्या करीब 2 करोड़ 71 लाख थी।
लेकिन जैसे ही अपार कार्ड लागू हुआ, यह संख्या घटकर सिर्फ 1,90,00,000 रह गई। सोचिए, लगभग 20 लाख ऐसे घोस्ट छात्र सिस्टम से बाहर हो गए जिनका असल में एक से ज्यादा जगह नाम दर्ज था। आंकड़ों में आई यह गिरावट वाकई में ऐतिहासिक है। और इसी के साथ हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे गंभीर हिस्से पर, बजट की जमीनी हकीकत। 60,000 ये नंबर आज के सिस्टम की एक बड़ी सच्चाई बयान कर रहा है। जब इतने सारे छात्रों के नाम कटे तो हुआ ये कि छात्र और शिक्षक का जो अनुपात था वो पूरी तरह से बदल गया। जिन स्कूलों में पहले शिक्षकों की भारी कमी बताई जा रही थी, वहां छात्रों की संख्या कम होते ही अचानक से लगभग 60,000 मौजूदा शिक्षक अतिरिक्त यानी सरप्लस हो गए। अब सरकार के सामने ये स्थिति है कि उन्हें इन 60,000 शिक्षकों को वेतन तो देना ही है। शिक्षा विश्लेषकों का ये बयान स्थिति की गंभीरता को बिल्कुल साफ कर देता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शिक्षा विभाग फिलहाल 12,000 करोड़ रुपए के भारी घाटे से जूझ रहा है, जिसकी वजह से मौजूदा शिक्षकों की सैलरी में भी काफी देरी हो रही है। अब अगर हम बिना किसी पक्षपात के सिर्फ इन आर्थिक आंकड़ों को देखें तो ये सवाल उठना बहुत स्वाभाविक है कि जब मौजूदा शिक्षकों को समय पर वेतन देना एक चुनौती बना हुआ है, तो 46,000 नए शिक्षकों की तुरंत भर्ती और उनके वेतन की व्यवस्था करना आर्थिक रूप से कितना व्यावहारिक होगा। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब सिस्टम में प्री और मेंस जैसे इतने बड़े बदलाव हो रहे हैं और बजट पर इतना भारी दबाव है, तो टीआरई 4.0 के लिए हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए? एक बात तो साफ है कि अब सिर्फ किताबों में सिर गड़ाने से काम नहीं चलेगा। इस बदलते दौर में तकनीकी तैयारी के साथ साथ जमीनी हकीकत को समझना और अपने करियर ऑप्शंस को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखना बेहद जरूरी है। इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत